स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। तिहाड़ जेल एक ऐसा नाम जो भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों की याद दिलाता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छुपे रहस्य इससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। इस जेल को आमतौर पर सुरक्षा, अनुशासन और सख्ती के लिए जाना जाता है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी नींव सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनी, बल्कि अधूरी आत्माओं की आहों, अनसुनी चीखों और दबी हुई मौतों से गूंथी गई है। कहा जाता है कि जिस जमीन पर तिहाड़ जेल खड़ी है वहां पहले अंग्रेजों का गुप्त यातना केंद्र हुआ करता था, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। कुछ लोक कथाएं तो यह भी कहती हैं कि इस जमीन को श्राप मिला हुआ है और जो भी इसकी सीमाओं में आता है वह कुछ न कुछ खोकर ही जाता है। तिहाड़ की नींव में छिपे ये रहस्य वर्षों तक खामोश रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये कहानियां धीरे धीरे सतह पर आने लगीं। आज तिहाड़ की हर सीढ़ी, हर कोठरी और हर दीवार खुद एक दबी हुई सच्चाई का बोझ ढो रही है, जो इंतजार कर रही है किसी साहसी इंसान का जो उसे उजागर कर सके। रात का समय था और तिहाड़ की जेल की मुख्य इमारत में गश्त कर रहा जवान रणवीर कुछ अजीब महसूस कर रहा था। रोज की तरह वह सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा था जहां गार्ड रूम स्थित था, लेकिन आज हर कदम के साथ जैसे सीढ़ियां कोई अदृश्य ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं, मानो किसी ने उसके कदमों के नीचे करवट बदली हो। पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे लगा जैसे जमीन कुछ नरम सी है, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सांसें ले रहा हो। बिजली हल्की सी झपकी और उसी क्षण उसकी नजर पड़ी दीवार पर, जहां नमी की जगह एक अजीब सी छाया थी, मानो किसी का हाथ दीवार के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रणवीर ने खुद को समझाया कि शायद वह थक गया है, लेकिन अगली ही सीढ़ी पर कदम रखते ही उसकी जेब में रखा वायरलेस रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक भारी घुटी हुई आवाज गूंजने लगी। गिनती अधूरी है, कोई रह गया है। रणवीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये क्या था? जेल में तो आज कोई कैदी मरा नहीं था, फिर किसकी गिनती अधूरी थी? वह तेजी से नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियां अब उसे भारी लग रही थीं, मानो किसी ने उसके पैरों में अदृश्य जंजीरें डाल दी हों। उस रात रणवीर को पहली बार एहसास हुआ कि तिहाड़ की ये सीढ़ियां सिर्फ ऊपर नीचे जाने का साधन नहीं है, ये वो रास्ता है जहां हर कदम के नीचे एक भूली हुई आत्मा दबी पड़ी है, और वे आत्माएं अब जाग रही हैं। अगली रात जेल में एक अजीब घटना घटी। जेलर शरद त्रिपाठी की आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे उसने कभी किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा। रात के 2 बजे थे जब वह निगरानी रजिस्टर चेक कर रहा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे लोहे की चेन घिसट रही हो। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन एक सेल के पास अचानक लाइट झपकने लगी। वह सेल थी कोठरी न 4, जो पिछले 15 साल से बंद पड़ी थी। वजह, उस कोठरी में 1998 में कैदी नंबर 127 इकरामुद्दीन ने आत्महत्या कर ली थी और तब से वहां कोई नहीं ठहर पाया। शरद ने देखा कोठरी के दरवाजे पर ताजा खून के छींटे थे जो कुछ घंटे पहले तक वहां नहीं थे। घबराकर वह सुरक्षाकर्मी को बुलाने ही वाला था कि उसे कोठरी के भीतर किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। बेहद धीमी और टूटी हुई जबान में, गिनती अभी पूरी नहीं हुई, मेरा नाम अभी भी रह गया है। उसके शरीर से जैसे खून खींच गया हो। कोठरी खोलना नियमों के खिलाफ था, लेकिन डर और जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया। जब उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, सिवाय दीवार पर उभरे एक पुराने नाम के, इकराम 127, जो खून से लिखा हुआ लग रहा था। और सबसे खौफनाक बात, दीवार की नमी से एक चेहरा बनता दिख रहा था, हूबहू वही चेहरा जिसकी तस्वीर उस पुराने केस फाइल में थी। तिहाड़ की दूसरी सीढ़ी एक और छिपी आत्मा की कहानी कह रही थी, जो मर चुकी थी लेकिन अब लौट आई थी गिनती पूरी करने के लिए। तीसरे दिन तिहाड़ की जेल में और भी ज्यादा खामोशी छा गई थी। सुरक्षा के सख्त इंतजामात होने के बावजूद एक और अजीब घटना ने जेल के स्टाफ को हिलाकर रख दिया। इस बार शिकार बना एक पहरेदार जिसका नाम था रमेश ठाकुर। रमेश उन गिने चुने लोगों में से था जो तिहाड़ की पुरानी इमारत की सीढ़ियों वाली खंडहर नुमा गली से होकर रोज गुजरता था।
उस दिन रमेश हमेशा की तरह राउंड पर निकला। सीढ़ियों से गुजरते वक्त अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और जेल की बिजली भी एक पल के लिए चली गई। तभी उसे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी, वो भी ठीक उसके पीछे। जैसे ही उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन अगली सीढ़ी पर एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे नीचे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर उसी परछाई से एक सरसराती आवाज निकली, तेरी गिनती तो कभी हुई ही नहीं रमेश। तीसरी सीढ़ी की घटना के बाद जेल का माहौल अजीब सा बन गया था। रात होते ही एक अनकहा डर हवा में घुल जाता। गार्ड्स ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया और कुछ कैदी तो ये कहने लगे कि रात में किसी अदृश्य कैदी की गिनती होती है, जो संख्या में तो नहीं होता, लेकिन उसकी आहट हर रात आती है। तभी चौथी सीढ़ी से जुड़ा एक नया रहस्य सामने आया। एक रात कैदी नंबर 761, जिसका नाम था सलीम काजी, अपने सेल में नींद से चिल्ला उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा था और उसकी आंखें किसी अनदेखी चीज को घूर रही थीं। गार्ड्स जब उसके पास पहुंचे तो उसने कांपती आवाज में कहा, वो गिन रहा था, मुझे, तुमको, सबको। लेकिन जब चौथे नंबर पर पहुंचा तो बोला, ये मेरी है, इस पर कोई नहीं चलेगा। सलीम ने बताया कि हर रात एक साया उसके सेल के पास आता है जो जेल के अंदर की गिनती करता है, लेकिन वो केवल चौथी सीढ़ी पर रुकता है, जैसे किसी पुराने रिवाज की तरह। अगली सुबह चौथी सीढ़ी पर खून के धब्बे मिले जो किसी के पैर के पंजों जैसे थे, लेकिन उलटे, जैसे कोई आत्मा ऊपर नहीं नीचे उतर रही हो। वो खून किसी कैदी का नहीं था, न किसी गार्ड का। और सबसे हैरानी की बात, सीसीटीवी उस वक्त ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था, ठीक उसी समय जब कैदी 761 चिल्लाया था। अब तक साफ हो चुका था कि तिहाड़ की चौथी सीढ़ी सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक चेतावनी है कि यहाँ कोई ऐसा भी है जो हर रात गिनती करता है और जिसकी गिनती में आ जाना मौत से बदतर है। चौथी सीढ़ी की खौफनाक घटना के बाद जेल के अंदर डर और गहरा गया। सुरक्षा और कड़ी कर दी गई, लेकिन डर ऐसी चीज नहीं जिसे हथियारों से हराया जा सके। हर कोई जानता था कि अब अगली बारी 5वीं सीढ़ी की है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सीढ़ी किसी आत्मा या साये से नहीं, बल्कि समय से जुड़ी है। कहानी शुरू होती है कैदी नंबर 412 हरविंदर रंधावा से, एक शांत, पढ़ा लिखा और व्यवहार से सौम्य इंसान। वो अक्सर लाइब्रेरी में समय बिताता था और अपने सेल में शांति से रहता था। लेकिन एक रात जब वह गार्ड से मिलने का बहाना बनाकर बाहर आया तो गलती से सीढ़ियां साफ कर रहे एक वार्डन से टकरा गया और सीधे 5वीं सीढ़ी पर गिर गया। उसी क्षण जैसे किसी ने पूरे तिहाड़ का समय रोक दिया हो। हरविंदर जब उठा तो सब कुछ वैसा ही था, वही तिहाड़ की दीवारें, वही सीढ़ियां, लेकिन कहीं कोई गार्ड, कैदी या आवाज नहीं थी। जेल सुनसान थी। वो भागा, चिल्लाया, हर कोठरी में झांका, लेकिन पूरा जेल जैसे किसी समांतर समय में चला गया था। वो 3 दिन तक उसी तिहाड़ में रहा, पर किसी को नहीं दिखा। तीसरे दिन जब बाकी लोग उसे ढूंढने आए तो वो बेसुध 5वीं सीढ़ी पर ही पड़ा मिला। डॉक्टर ने कहा वो केवल 3 मिनट बेहोश रहा था, लेकिन उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, शरीर कमजोर और आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई और समय देखा हो। उस दिन के बाद से कोई भी 5वीं सीढ़ी पर पैर रखने से डरता है। लोग कहते हैं वो सीढ़ी वक्त को निगल जाती है और लौट आती है एक बदली हुई आत्मा। तिहाड़ की सीढ़ियां अब सिर्फ रास्ता नहीं, भूत, समय और मौत के ठिकाने बनती जा रही थीं। हरविंदर की घटना ने पूरी जेल में सनसनी फैला दी थी। तिहाड़ के अफसरों ने सीढ़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन डर को बंद नहीं किया जा सकता। 6वीं सीढ़ी, जो अब तक सामान्य लगती थी, अचानक रातों को अपने आप कांपने लगी थी। रात की पाली में ड्यूटी कर रहा गार्ड रामस्वरूप मिश्रा अक्सर कहता था कि जब वो सीढ़ियों के पास से गुजरता है तो एक भारी सांसों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ दम तोड़ रहा हो। उसकी बातों को सबने मजाक समझा, लेकिन फिर एक रात वो खुद गायब हो गया। सुबह की पाली में जब नए गार्ड आए तो उन्होंने देखा रामस्वरूप की टोपी और जूते 6वीं सीढ़ी के पास पड़े थे और दीवार पर ताजा खून के छींटे थे। तलाशी शुरू हुई, कैमरे खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़ा कैदी मनोहर लाल, जो 30 साल से तिहाड़ में था, बोला, 6वीं सीढ़ी,
हर तीसरे साल एक गार्ड को निगलती है। वो मौत नहीं, बदला लेती है। पूरे जेल में एक कहानी फैल गई। 6वीं सीढ़ी करवट बदलती है जब किसी की आत्मा को चैन नहीं मिलता। उस दिन के बाद हर गार्ड उस सीढ़ी से 2 कदम दूर चलता है, और जब रात होती है तो सीसीटीवी कैमरों में कुछ काला साया दिखाई देता है जो 6वीं सीढ़ी पर बैठा बस किसी और की मौत का इंतजार कर रहा होता है। तिहाड़ अब सिर्फ जेल नहीं, एक जीती जागती कब्र बन चुका था, जहां सीढ़ियों पर कदम रखने से पहले लोग अंतिम प्रार्थना करने लगे थे। 6वीं सीढ़ी की घटना के बाद जेल प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी थी, लेकिन इससे डर कम नहीं हुआ। कुछ गार्डों ने छुट्टी ले ली, कुछ ने रात की ड्यूटी करने से इनकार कर दिया, और जो बचे थे वो सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे थे, वो मौत से आंख मिचौली खेल रहे थे। इसी दौरान एक और अजीब बात हुई। जेल की ब्लॉक ई की दीवारें, जो पुराने जमाने की लाल ईंटों से बनी थीं, अचानक रात के वक्त सीलन छोड़ने लगीं। लेकिन ये साधारण सीलन नहीं थी, ये थी काली, गाढ़ी, गंध वाली एक चिपचिपी परत जो दीवार के अंदर से बाहर आ रही थी। एक रात बंदी रफीक, जो उम्र कैद की सजा काट रहा था, चिल्लाते हुए भागा और सीधे जेलर के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वो कांपते हुए बस एक ही बात दोहरा रहा था, दीवार खुलती है, कोई बाहर निकलता है, बिना चेहरा, बिना आवाज। जब अफसरों ने ई ब्लॉक की जांच की तो एक दीवार पर उंगली के निशान दिखाई दिए, लेकिन वो बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर दबे हुए थे, जैसे किसी ने दीवार के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। अगले ही दिन रफीक ने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी गर्दन पर फांसी का फंदा नहीं, नाखूनों के गहरे निशान थे जो किसी ने अंदर से गले को दबाकर बनाए थे। तिहाड़ की दीवारें अब केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनी थीं, वो अब एक जीवित मकबरा थीं जो अपनी छाती में दबी हर चीख को धीरे धीरे बाहर उगलने लगी थीं। तिहाड़ जेल की डरावनी घटनाओं का सिलसिला अब चरम पर था। एक के बाद एक कैदी और सुरक्षाकर्मी या तो पागल हो रहे थे या फिर अजीब हालात में मारे जा रहे थे। सीढ़ियां, दीवारें, फर्श सब जैसे कुछ कह रहे थे, कुछ छिपा रहे थे, और अब सबकी नजरों का केंद्र बन चुकी थी वह अंतिम सीढ़ी, जिसे सभी लोग अब मौत की आखिरी सीढ़ी कहने लगे थे। जेलर विनय कुमार, जो अब तक हर घटना को तर्क से समझने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद टूट चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य का अंत चाहिए, या तो सच सामने आएगा या फिर वो खुद मर जाएंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स के साथ मिलकर उस सीढ़ी के नीचे खुदाई शुरू करवाई, जहां से बार बार गंध, खून और रहस्यमयी आवाजें आती थीं। 4 फीट खुदाई करने के बाद जब फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया तो सबका शरीर ठंडा पड़ गया। मिट्टी हटाने पर वहां लकड़ी का एक पुराना संदूक मिला, लोहे की कीलों से बंद, और उस पर खून के सूखे छींटे। संदूक खोलते ही एक तेज सड़ी गंध ने सबको बेहोश कर दिया। उसमें रखी थी एक कैदी की अधजली लाश, जिसकी गर्दन पर कैदी नंबर 131 का टैटू था, वही नंबर जो 30 साल पहले जेल निर्माण के समय गायब हुआ था। उसी के नीचे एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें तिहाड़ के निर्माण के पहले वर्षों की दर्जनों मौतें दर्ज थीं, जिन्हें कभी रिपोर्ट नहीं किया गया। ये कैदी उन मजदूरों में था जो नींव में जिंदा दफन कर दिए गए थे ताकि जेल कभी न टूटे। जैसे ही संदूक खुला, जेल की लाइटें एक झटके में गुल हो गईं। हर दीवार, हर दरवाजा, हर सीढ़ी कांपने लगी। कई कैदियों ने देखा कि एक धुआं सा चेहरा उन सीढ़ियों से निकलकर आसमान की ओर गया और फिर शांत हो गया। उस रात के बाद तिहाड़ की दीवारों से खून बहना बंद हो गया, पर जो रह गया वो था एक डर, एक सन्नाटा, और वो आखिरी सीढ़ी जिस पर आज भी कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है तिहाड़ की सीढ़ियां भले अब शांत हों, लेकिन जो उनके नीचे दफन है वो कभी चैन से नहीं सोता। तिहाड़ जेल अपनी भौतिक दीवारों में भले ही चुप हो गई हो, लेकिन जो कुछ वहां घटित हुआ वो अब एक किंवदंती बन चुका है। सरकारी रिकॉर्ड में आज भी वो संदूक, वो कैदी नंबर 131 और वो खून से भीगे दस्तावेज मौजूद नहीं हैं। खुदाई की रात को मीडिया को दूर रखा गया, और जो गार्ड उस रात मौजूद थे उन्हें किसी दूरस्थ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जेलर विनय कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कभी उस रात की बात नहीं की, लेकिन उनके घर की दीवारों पर कई बार रहस्यमयी लाल निशान पाए गए।
उन्होंने आखिरी बार अपने परिवार को यह कहते हुए देखा गया था, कुछ दरवाजे बंद कर देने चाहिए, लेकिन हमने उन्हें खोल दिया। आज भी जब नई भर्ती जेलर तिहाड़ में ट्रेनिंग पर आते हैं तो उन्हें सीढ़ी ब्लॉक से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। कोई पूछे तो जवाब मिलता है, पुराना हिस्सा है, अब इस्तेमाल नहीं होता। पर कभी कभी रात के 3 बजे के आसपास एक गिनती की आवाज सुनी जाती है, 1, 2, 3। जैसे कोई अनदेखा कैदी अब भी हर रात अपनी गिनती पूरी करता है और तिहाड़ वो बस चुपचाप सुनती है। हर कदम की आहट, हर दबी हुई मौत की सिसकी, हर सीढ़ी के नीचे दबे किसी अधूरे इंसान की चीख। तिहाड़ की सीढ़ियां अब भी सांस लेती हैं और इंतजार कर रही हैं किसी नए कैदी का।